एक तरफ जून की चिलचिलाती धूप में मथुरा शहर का आम आदमी अपने घर की ठंडी छांव की ओर लौट रहा था। दूसरी ओर मथुरा के बीचों बीच स्थित जवाहर बाग में पुलिस के सैकड़ों जवान एक ऑपरेशन के लिए अपनी आखिरी तैयारी कर रहे थे। यह कोई आम ऑपरेशन नहीं था, यह था अवैध कब्जे को हटाने की कार्रवाई जो 2 साल से ज़्यादा समय तक टाली जाती रही। पुलिस को मालूम था कि इस बाग में बैठे लोग आम प्रदर्शनकारी नहीं हैं, लेकिन यह शायद ही किसी को अंदाजा था कि वे अंदर से इतनी हथियारबंद, संगठित और खूनी मंशा से भरे हुए होंगे। शाम 6 बजे के करीब जब पुलिस टीमों ने जवाहर बाग के भीतर घुसना शुरू किया तो पहले कुछ मिनटों तक मौन पसरा रहा। कुछ महिलाओं और बच्चों को सामने कर प्रदर्शनकारियों ने पुलिस को उलझाने की कोशिश की, लेकिन तभी अचानक बम फटे, गोलीबारी शुरू हुई, आग की लपटें उठी और इस घटना में एक पुलिस के एसपी और एक थाना अध्यक्ष की जान चली गई। प्रदर्शनकारियों की तरफ से लाशें भी गिरी, कई खुद जल गए और कई कुछ भाग निकले। पूरे बाग में धुआं, चीखें और लाशों की गंध फैली। जो कभी मथुरा के जवाहर बाग में गांधीवादी आदर्शों के स्मारक बने थे, वही बाग उस शाम गुरिल्ला युद्ध का मैदान बन गया। 2 जून 2016 को जवाहर बाग में करीब 3 घंटे तक चली हिंसक झड़प में 2 पुलिसकर्मियों ने शहादत दी तो 40 पुलिसकर्मी घायल हुए थे। वहीं 27 कथित सत्याग्रहियों की भी जानें चली गई। उस दिन जो हुआ उसे मथुरा के लोग जिंदगी भर नहीं भूल पाएंगे। उद्यान विभाग की बेशकीमती जमीन को कब्जाधारियों से खाली कराने के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस को अपने 2 जांबाज अफसरों की शहादत देनी पड़ी थी। इस कांड ने न केवल मथुरा को बल्कि पूरे देश को हिला करके रख दिया था। मथुरा के सिविल लाइन इलाके में सदर तहसील के पास स्थित है जवाहर बाग। 270 एकड़ में फैला ये जवाहर बाग उद्यान विभाग की भूमि है। यहाँ लगे फलदार और फूलदार वृक्षों को देखकर हर किसी का मन प्राकृतिक वातावरण का आनंद लेता था। लेकिन 15 मार्च 2014 को इस जवाहर बाग को किसी की नज़र लग गई। सत्याग्रह के नाम पर कब्जा कर लिया गया। 15 मार्च 2014 को इस जवाहर बाग में स्वाधीन भारत विधिक सत्याग्रह संगठन से जुड़े लोग पहुंचे और 2 दिन सत्याग्रह करने के नाम पर इस जगह पर जमकर बैठ गए। अपने नेता रामवृक्ष यादव के नेतृत्व में सत्याग्रह करने बैठे इन लोगों ने धीरे धीरे कर अपना साम्राज्य फैलाया और पूरे जवाहर बाग पर कब्जा कर लिया। रामवृक्ष यादव और उसके साथियों ने कथित सत्याग्रह के नाम पर कब्जा जमा लिया था। कथित सत्याग्रहियों का नेतृत्व कर रहे रामवृक्ष यादव की मांग ऐसी थी जो स्वतंत्र भारत में पूरा करना तो शायद किसी के बस की बात हो। रामवृक्ष यादव भारत के लोगों की नागरिकता, संविधान बदलने, 1 रुपये में लीटर पेट्रोल करने की मांग करता था। इसके अलावा वह कहता था कि भारत के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति पर भारत की नागरिकता नहीं है। इन कथित और विचित्र मांगों को पूरा करने के लिए उसने एक अच्छी खासी अपने समर्थकों की फौज खड़ी कर ली थी। 2 दिन के लिए सत्याग्रह करने आए ये लोग 2 साल 3 महीने तक यहाँ जमे रहे। उद्यान विभाग की बेशकीमती जमीन को खाली कराने के लिए प्रशासन ने कई बार प्रयास किए, लेकिन सफलता नहीं मिली। मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंचा, जहां से कोर्ट ने 26 मई 2016 को जवाहर बाग खाली कराने के निर्देश दिए थे। पुलिस ने फिर से रणनीति बनाई और 2 जून 2016 को कथित सत्याग्रहियों की स्थिति जानने के लिए तत्कालीन एसपी सिटी मुकुल द्विवेदी और एसओ फरे संतोष यादव और पुलिस फोर्स के साथ जिला कारागार की तरफ से गए थे। एसपी सिटी मुकुल द्विवेदी के बाउंड्री के पास पहुंचते ही कथित सत्याग्रहियों ने उन पर और फोर्स पर हमला कर दिया। अचानक हुए हमले में जब तक एसपी सिटी मुकुल द्विवेदी और एसओ फरे संतोष यादव को गोली लग गई, इसमें दोनों की मौत हो गई। जवाब में पुलिस ने भी फायरिंग की तो कथित सत्याग्रहियों ने आगजनी शुरू कर दी। करीब 3 घंटे तक चली हिंसक झड़प में
2 पुलिसकर्मियों ने शहादत दी तो 40 पुलिसकर्मी इसमें घायल हो गए। वहीं 27 कथित सत्याग्रहियों को भी मौत के मुंह में जाना पड़ा था। कथित सत्याग्रहियों द्वारा की गई हिंसक झड़प में तत्कालीन एसपी सिटी मुकुल द्विवेदी और एसओ संतोष फरह यादव को अपनी शहादत देनी पड़ी थी। 2 जून 2016 की वो काली शाम जब हिंसा की आग में मथुरा का जवाहर बाग जल उठा था, उस मंजर को याद कर आज भी लोग सिहर उठते हैं। हर तरफ भगदड़, घबराहट, जिंदगी बचाने की जद्दोजहद थी। 2016 में हुई घटना से हरा भरा जवाहर बाग वीरान सा हो गया था। जवाहर बाग में जिन 9 लोगों के जले हुए शव मिले थे उनकी पहचान नहीं हो पाई थी। मुख्य आरोपी रामरक्ष यादव भी मारा गया था, यह पुलिस अपने रिकॉर्ड में बता रही थी, लेकिन कोई वैज्ञानिक आधार अभी तक नहीं मिला था। पुलिस ने जिस शव को रामरक्ष का बताकर उसका डीएनए लिया था, उसका मैच उसके बेटों के डीएनए से नहीं हो पाया था। सीबीआई भी अपने स्तर से डीएनए की जांच करा रही थी। रामरक्ष यादव मांग करता था कि एक नया देश बनाकर वहां गोल्ड करेंसी चलाई जाए। उसकी मांग थी कि पेट्रोल डीजल 1 रुपये लीटर मिले, साथ ही सोना 12 रुपये तोले के भाव से मिले। मथुरा के जवाहर बाग में अवैध तौर पर लगभग 2 साल तक डेरा जमाने के बाद पुलिस ने जब उसे हटाने की कोशिश की तो उसने जमकर हिंसा फैलाई। अब आपको बताते हैं कि ये रामरक्ष यादव कौन था। यूपी के गाजीपुर का रहने वाला रामरक्ष यादव कभी बाबा जय गुरुदेव का खास शिष्य हुआ करता था। उस वक्त 3 लोग ही बाबा जय गुरुदेव के सबसे ज़्यादा करीब माने जाते थे। इनमें पहला नाम था उनके ड्राइवर पंकज यादव का, दूसरा उमाकांत तिवारी और तीसरा था रामरक्ष यादव। रामरक्ष यादव की नज़रें बाबा जय गुरुदेव की करीब 4000 करोड़ रुपए की संपत्ति पर थी, लेकिन बाबा ने जब इस संपत्ति का वारिस पंकज यादव को बता दिया तो उसने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए। कुछ दिन बाद बाबा ने जब रामरक्ष की हरकतें देखी तो उसे अपने आश्रम से बाहर निकाल दिया था। आश्रम से हटकर और बाबा जय गुरुदेव के निधन के बाद रामरक्ष यादव अब खुद धर्मगुरु बनने का ख्वाब देखने लगा। साल 2014 में मथुरा के जवाहर बाग में उसने कुछ लोगों को इकट्ठा किया और अपनी बातों से बहलाया फुसलाया। वो कहता था कि इस देश में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का चुनाव ही गलत है, ये पद खत्म करने चाहिए। उसकी मांग थी कि भारतीय मुद्रा को वापस लेकर गोल्ड करेंसी चलाई जाए, एक नया देश बने जहां पेट्रोल और डीजल 1 रुपया लीटर मिले, सोना भी 12 रुपये तोले मिलना चाहिए। छोटे छोटे बच्चों को भी इसी तरह की बातें सिखाता पढ़ाता था। सरकारी नौकरी और पक्का घर देने का वायदा सहित उसकी इन बेतुकी बातों में आकर जवाहर बाग में उसने समर्थकों की संख्या बढ़ा दी थी। वो 2 जून 2016 का दिन था। मथुरा के जवाहर बाग में लगभग 2 साल से अवैध कब्जा जमाकर रह रहे रामरक्ष यादव ने ऐलान कर दिया था कि वो यहाँ से नहीं हटेगा। 2014 में उसने यहाँ एक सभा करने के लिए प्रशासन से 2 दिनों की अनुमति मांगी थी, लेकिन इसके बाद कुछ अधिकारियों की मिलीभगत से रामरक्ष यादव यहीं जम गया। जवाहर बाग के भीतर उसने अपना एक खुला आश्रम खड़ा कर लिया था। रामरक्ष को अंदाजा था कि एक न एक दिन पुलिस उसे यहाँ से हटाने के लिए जरूर आएगी। इसके लिए उसने अपने समर्थकों को गुरिल्ला युद्ध की ट्रेनिंग दी थी। रामरक्ष यादव के समर्थक हथियारों से लैस होकर उनके साथ चलते थे। इनमें लाठी चलाने वाले, तलवारबाज और शार्प शूटर भी थे। 2 जून को पुलिस ने रामरक्ष से जवाहर बाग को खाली करने के लिए कहा, लेकिन उसने इनकार कर दिया। पुलिस के सामने उसने बच्चों और महिलाओं को ढाल बना करके आगे खड़ा कर दिया। लोगों को वहां से हटाने के लिए जवाहर बाग की बिजली और पानी की सप्लाई पुलिस पहले ही काट चुकी थी। इसके बावजूद रामरक्ष वहां से हटने को तैयार नहीं था। पुलिस ने जैसे ही जवाहर बाग के अंदर कदम रखे, रामरक्ष के समर्थकों ने उनके ऊपर पहले पत्थर बरसाए और फिर गोलीबारी शुरू कर दी थी। बचाव में पुलिस ने रबड़ की गोलियां और आंसू गैस के गोले छोड़े।
इस बीच रामवृक्ष के समर्थकों ने मथुरा के एसपी मुकुल द्विवेदी और एसएचओ संतोष कुमार यादव को घेर लिया और गोली मार करके उनकी हत्या कर दी। जवाहर बाग के अंदर खाना बनाने के लिए जो गैस सिलेंडर मौजूद थे उसमें समर्थकों ने उनमें आग लगा दी। पूरा जवाहर बाग आग की लपटों से धधक उठा था। बताया जाता है कि जिस वक्त ये हिंसा हुई उस समय जवाहर बाग में लगभग 3000 लोग मौजूद थे। इस हिंसा में 2 पुलिस अधिकारियों सहित 24 लोगों की मौत हो गई। वहीं रामवृक्ष यादव भी बाग के अंदर ही जलकर मर गया, ऐसा दावा किया गया। जबरदस्त हिंसा के बाद आखिरकार पुलिस ने इस बाग को खाली करा लिया। बीते आधी शताब्दी से नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जीवित होने या मृत्यु हो जाने का रहस्य और विवाद जारी है। मथुरा हिंसा के सरगना रामवृक्ष यादव ने भी अपने लाभ के लिए इस विवाद को बेहद शातिराना ढंग से इस्तेमाल किया था। उसने सुभाष चंद्र बोस के नाम से एक पूरा पंथ ही खड़ा कर दिया जो उनके विचारों के इर्द गिर्द बताया जाता था। लेकिन इसके पीछे रामवृक्ष का स्वार्थ छिपा था। रामवृक्ष ने वर्ष 2013 में स्वाधीन भारत का गठन किया। बाबा जय गुरुदेव के उत्तराधिकारी के संघर्ष में जब उसे कोई उम्मीद नहीं दिखी तो उसने स्वाधीन भारत सुभाष सेना बनाकर खुद को एक ऐसे राजनेता के रूप में पेश कर लोगों को बरगलाया जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के आदर्शों को मानता है। दरअसल उत्तराधिकारी बनने की दौड़ में पिछड़ा रामवृक्ष खुद को स्थापित करने के लिए जमीन चाहता था। साल 2013 में ही रामवृक्ष ने भारतीय सुभाष सेना बनाई। उसने दावा किया कि जय गुरुदेव ही सुभाष चंद्र बोस थे और उनकी मृत्यु के बाद भारत सरकार को उनकी पहचान जाहिर करनी चाहिए। उनकी मृत्यु के सर्टिफिकेट पर उनका असली नाम होना चाहिए। रामवृक्ष ने जय गुरुदेव की मृत्यु का जमकर फायदा उठाया। वैसे जय गुरुदेव को ही नेताजी के रूप में प्रचारित करने का प्रयास उनके जीवन काल से ही शुरू हो गया था। उनकी मृत्यु के बाद रामवृक्ष ने उनका फायदा उठाया। साल 2006 में इसी सुभाष सेना के कुछ सदस्यों ने दावा किया कि वे सीतापुर में नेताजी से मिले हैं जो अब 109 वर्ष के हैं। उनका इशारा जय गुरुदेव की ओर ही था और जय गुरुदेव के स्वर्गवास के बाद रामवृक्ष ने खुद को उनका उत्तराधिकारी साबित करने के प्रयास में नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बनाई आज़ाद हिंद सरकार की तर्ज पर अपनी आज़ाद हिंद सरकार को स्थापित करने की नीति अपनाई। इसके जरिए वह भारत सरकार, जिसे उसने अंग्रेज भारत सरकार करार दे रखा था, पर दबाव डाल रहा था कि वह बोस से संबंधित विभिन्न दस्तावेज सार्वजनिक करे। अपने दावे को मजबूती देने के लिए अपने समूह स्वाधीन भारत सुभाष सेना के जरिए उसने स्वाधीन भारत विधिक सत्याग्रह शुरू किया। इसके जरिए रामवृक्ष ने खुलेआम घोषित कर दिया कि वह सत्याग्रह आज़ाद हिंद सरकार की अंग्रेज भारत सरकार से टक्कर है। 11 जनवरी 2014 को इसी सत्याग्रह को उसने मध्य प्रदेश के सागर जिले से शुरू किया और नेताजी की तरह दिल्ली चलो नारे को दिल्ली चलो वाया मथुरा नाम से देते हुए जत्था लेकर के निकला। विभिन्न प्रदेशों से होते हुए ये जत्था मथुरा पहुंचा और यहाँ के जवाहर बाग में पहले धरने और फिर कब्जे में बदल गया। यहाँ उसने जो मांगें उठाई वह एक पीड़ित या अधिकारों के लिए लड़ रहे वर्ग द्वारा सरकार से की जाने वाली मांगें नहीं थी, बल्कि एक देश द्वारा दूसरे देश से की जाने वाली मांगों जैसी थी। रामवृक्ष आज़ाद हिंद बैंक करेंसी को भारतीय मुद्रा के रूप में मान्यता दिलाना चाहता था। उसका दावा था कि इस मुद्रा के 1 रुपये में 972 मिलीग्राम सोना खरीदा जा सकता है। रामवृक्ष और तथाकथित सत्याग्रहियों की मांग थी कि देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और अन्य सभी पदों पर चुने या नियुक्त राजनेताओं को हटाया जाए, क्योंकि यह चुनाव अंग्रेज भारतीय सरकार के चुनाव हैं। इसकी जगह आज़ाद हिंद सरकार बनाई जाए। उसने भी पहले आज़ाद हिंद मुद्रा को लागू किया जाए और आरबीआई के मौजूदा भारतीय रुपये को खत्म किया जाए। इन अव्यावहारिक मांगों को मानना किसी के लिए भी संभव नहीं था। यह शायद खुद रामवृक्ष भी जानता था, इसलिए उसने मथुरा के जवाहर बाग में अपना धरना जारी रखा।
अब आपको रामरक्ष से जुड़ी बहुत संक्षेप में एक जानकारी आपको दे देते हैं। मुख्य आरोपी रामरक्ष यादव गाजीपुर के गांव बागपुर का रहने वाला था। रामरक्ष यादव ने 2013 में भारत विधिक सत्याग्रह संगठन का गठन किया। 11 जनवरी 2014 को मध्य प्रदेश के सागर जिले से सत्याग्रह यात्रा शुरू की थी, जो कथित तौर पर सत्याग्रह था। फरवरी 2014 में रामरक्ष यादव मथुरा पहुंचा और जवाहर बाग में दाखिल हुआ। 270 एकड़ के जवाहर बाग पर उसने कब्जा कर लिया। जवाहर बाग खाली कराने पहुंचे अफसरों को जवाहर बाग में बंधक बनाया गया था। जवाहर बाग में उद्यान विभाग के कार्यालय पर भी उसने कब्जा कर लिया था। 1 जून 2016 को जवाहर बाग खाली कराने के लिए प्रशासन ने प्लान बनाया था और 2 जून 2016 को जवाहर बाग खाली कराने पहुंचे तत्कालीन एसपी सिटी मुकुल द्विवेदी। 2 जून 2016 को हुई हिंसा में 2 पुलिस अधिकारियों समेत 29 लोगों की मौत हो गई थी। 5 जून 2016 को पहुंचे डीजीपी ने कहा था कि रामरक्ष यादव मारा गया है। 6 जून को स्थानीय पुलिस ने भी दावा किया कि रामरक्ष यादव मारा गया है। 10 जून 2016 को शासन ने जांच के लिए न्यायिक आयोग का गठन किया। मार्च 2017 को हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच के आदेश कर दिए और जवाहर बाग हिंसा में 101 लोगों को जेल भेज दिया गया। जेल में बंद 3 आरोपियों की बीमारी के चलते मौत हो गई। अभी तक 12 को जमानत मिल चुकी है।